एस्पेरेंट वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो एस्पेरेंट जैसा कि आप में से जिनका भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो आप सभी को ये यानी कि भौतिक काउंसलिंग संबंधित आवश्यक निर्देश जो कि वेबसाइट पे पड़ा हुआ था तो आपने इसको ओपन किया होगा। तो ये चीज़ें हमने देखा है आप में से काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही है और काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा था। तो ये हम आपको पहले तो ये बता दें, देखिए इसका क्या मतलब है, इसको हम समझाएंगे बताएंगे और आप पूरी बात को समझिएगा। ठीक है, क्या क्या पूरी बात है उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफलाइन काउंसलिंग से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो एस्पिरेंट देखिए, सबसे पहली जो लाइन है यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए यदि आपने अहरकारी परीक्षा की ऑनलाइन प्रति अपलोड की है तो भौतिक काउंसलिंग के समय आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र को प्रिंट करके एवं अपने विद्यालय कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आप प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे काशी विद्यापीठ की तो एक बहुत बड़ी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है एस्पिरेंट की, ठीक है किसी का नज़दीक कॉलेज होगा लेकिन कुछ कुछ बच्चे बहुत दूर से पढ़ते हैं, तो ये खैर एक चीज़ है मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पिछले साल ऐसा कुछ था नहीं। पता नहीं ये लोग छात्रों के ऊपर ये सब क्या कर रहे हैं। खैर अब इस चीज़ को तो हमें करना ही पड़ेगा, उसका पालन हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि विश्वविद्यालय का नियम है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत है कि मान लीजिए कोई बच्चा गांव से है, शहर से है, वो अब अलग अलग जगह से एडमिशन कराता है तो दिक्कत होता है क्योंकि वहाँ पे कॉलेज अपने स्कूल जा करके प्रिंसिपल का वहाँ पे मुहर साइन करवाना, कल जो है कि बीएचयू का एग्ज़ाम भी है, तो फिर ये सब थोड़ी मुझे ये सब चीज़ें अलग टाइप की लग रही है इस बार। लेकिन क्या किया जाएगा, इसको हमें सॉल्व भी करना है और आपको बताना ही है। तो देखिए पूरे इसका मतलब ये है एस्पिरेंट कि आपको जो आपका जो प्रिंट आउट निकला हुआ है, यानी कि जब आपने अपनी काउंसलिंग कराई है तो उसका जो प्रिंट आउट निकला हुआ पीडीएफ उसको आपको चेक कराना है अपने कॉलेज से, यानी कि जो भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे चेक करा करके उनका साइन मुहर वहाँ कराना है कि हाँ ये सब कुछ वेरीफाई है, सब कुछ सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। हालाँकि मैं अभी इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ के टीचर से अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट इस बारे में हमें मिलती है हम आपको वीडियो के थ्रू और भी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। बस इस वीडियो का बनाने का हमारा एक ही पर्पज़ है कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग डरे नहीं, डे नाइट स्टडी आपके साथ है और जैसे जैसे कोई अपडेट आती रहेगी हम आपको दिन भर अपडेट करते रहेंगे, आप लोग इसके लिए चिंता मत करिए। ठीक है, तो इसका मतलब केवल ये है कि जो भी आपने ऑनलाइन काउंसलिंग किया है जिसका उसका पीडीएफ निकला हुआ है उस पीडीएफ को आपको निकलवा करके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से सही कराना है। सत्यापित कराने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे साइन मोहर कराना है। ठीक है, ये मतलब है। चलिए आइए आगे की चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो वही बात है, आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासियों को दिया जाएगा। यानी कि आरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तभी, बिहार वाले जो भी हमारे छात्र हैं, बिहार वाले जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। हालांकि हमने कॉल के थ्रू कई सारे बच्चों को ये बातें बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस्पिरेंट यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अब इसका मतलब ये है, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं ये लोग क्या क्या लिख देते हैं लेकिन बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। अब इसका पूरा देखिए एक मतलब केवल है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 2018 यानी कि 1 अगस्त 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, आप नया बनवा लीजिएगा, ये कह रहा है ये पूरे, यानी कि इसका पूरा का मतलब एस्पिरेंट केवल यही है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो है उसको जो है कि और जाति वाला तो हमेशा लिखा ही है कहाँ कि जाति वाला हमेशा मान्य होता है। आय प्रमाण पत्र आपका 1 अगस्त 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आगे की चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अन्य, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं हमारे ओबीसी के, यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी 1 अगस्त 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए ये कहा गया है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट होना चाहिए। हालांकि अगर आप चाहें तो बनवा भी सकते हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2021 के पहले का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर उसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल 2021 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का, यानी कि अप्रैल के बाद का चलेगा, उसके पहले का नहीं चल पाएगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ठीक है,
अब यहाँ पे जो हमारी महिलाएं हैं, जो जिनका यानी कि जो भी हमारे एस्पिरेंट जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए, कि ऐसे विवाहित महिला अभ्यर्थी जिन्होंने आरक्षित स्वर्ग हेतु आवेदन किया है, उन्हें जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति के अनुसार तथा आय व निवास प्रमाण पत्र पति के नाम पर प्रस्तुत करना होगा। यानी कि देखिए, जाति प्रमाण पत्र तो अपने आप पापा के नाम पे दे सकते हैं, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र बनता है उस पर आपके पापा का नाम होना चाहिए। लेकिन जो आपका आय और निवास है प्रमाण पत्र, वो आपके जो है कि हस्बैंड के नाम पे होना चाहिए, ये आप ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे एक बात और है, देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपको समझना भी पड़ेगा। लिखा है कि प्रवेश श्रेणीवार मेरिट के आधार पर ही लिया जाएगा। भौतिक काउंसलिंग हेतु निर्धारित सीट से 2 गुने अभ्यर्थियों को मैसेज भेजा गया है, यानी कि 2 गुने छात्रों को मैसेज भेजा जाएगा। किसके लिए? भौतिक काउंसलिंग के लिए, यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा 2 गुने छात्रों को। ठीक है, ये बातें हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब 8वां पॉइंट ये कह रहा है आपसे कि प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में क्लेम किए गए भारांक तथा आरक्षण से संबंधित भौतिक प्रमाण पत्रों में विसंगति पाए जाने की स्थिति में उक्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब एस्पिरेंट, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपने ईडब्ल्यूएस क्लेम किया है और आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरते समय स्पोर्ट कोटा क्लेम किया है, एनसीसी क्लेम किया है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने ओबीसी क्लेम किया है, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि 8वें पॉइंट का मतलब ये है कि आपको जो है कि आपने जिस भी वेटेज के लिए क्लेम किया है, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भौतिक काउंसलिंग के पश्चात चयनित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। अब एस्पिरेंट, इसका मतलब ये है, केवल इसका एक ही मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है। इसका मतलब ये है कि आप ऑफलाइन जब आप अपनी काउंसलिंग करा लेंगे तो फिर काशी विद्यापीठ, यानी कि जिन बच्चों का ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाएगा, काशी विद्यापीठ आपको क्या करेगा, मैसेज भेजेगा फीस पेमेंट के, यानी कि ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए काशी विद्यापीठ आपको मैसेज भेजेगा। और मैसेज भेजेगा तो 2 दिन 4 दिन का आपको समय देगा। ठीक है, 2-4 दिन में आपको अपना फीस पेमेंट करना होता है, ताकि वो जो चीज़ें आगे रहेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब आगे ये भी लिखा है एस्पिरेंट कि निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सीट उसके नीचे के मेरिट के अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। किसी भी दशा में शुल्क जमा करने की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। अब इसका मतलब ये है एस्पिरेंट कि मान लीजिए अगर आपको 4 दिन का समय दिया जाएगा तो आपको 4 दिन के अंदर ही अपना फीस पेमेंट करना होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको मैसेज आएगा तो मैसेज में लिखा रहेगा कि आपको कब से कब तक फीस पेमेंट करना है, उसके बीच में ही आपको फीस पेमेंट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ही वो सीट चली जाएगी, नीचे वाले आपके जो जिसका नंबर आपसे कम है उसको मिल जाएगा। अब आगे ये कह रहा है कि शुल्क जमा करने के पश्चात प्रवेशार्थी प्रवेश शुल्क रसीद के साथ अपने प्रवेश अनुमति पत्र की 2 प्रति प्रिंट करेंगे। साथ ही कुलानुशासक प्रपत्र संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर उसे प्रिंट करा लेंगे। अब ये जो बात है, यानी कि जो 11वां पॉइंट है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आपको शाम तक दे देंगे। ठीक है, चलिए, अब एक बात और है कि ये कह रहा है जो आपका 12वां पॉइंट है कि प्रवेश अनुमति पत्र की विश्वविद्यालय प्रति, यानी कि देखिए ये भी थोड़ा सा बड़ा है, इसके बारे में भी हम आपको शाम तक इन्फॉर्म करेंगे। यानी कि एस्पिरेंट, देखिए ये जो आपका 11वां पॉइंट है और जो 12वां पॉइंट है, इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, इसके बारे में हम आपको एक डिटेल वीडियो शाम तक दे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत ही पेचीदा है, ये समझाने वाला टॉपिक है। ठीक है, शाम तक आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है इस फॉर्म को, सब कुछ हम आपको शाम तक प्रयास करेंगे, वीडियो बना कर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो 13वां पॉइंट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रवेश के बाद भी यदि किसी भी स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं निरस्त होने की दशा में फीस जब्त कर ली जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी जो कि गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको प्रवेश, यानी कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा और आपका फीस वो लोग ले लेंगे। ठीक है, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र के साथ, यानी कि प्रवेश अनुमति पत्र के साथ स्नातक के प्रवेशार्थी टीसी तथा स्नातकोत्तर के अभ्यर्थी माइग्रेशन प्रमाण पत्र की एंटी रैगिंग वचन पत्र अंडरटेकिंग संबंधित संकाय विभाग को संस्थान में जमा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आपको शाम तक एक वीडियो के थ्रू बता देंगे ये मैटर पूरा क्या है। ठीक है, अभी का पूरा मैटर यही है कि आप में से जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, आपको मैसेज आएगा कि आपको काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है एस्पिरेंट, ये पूरा वीडियो का हमारा मतलब रहा है। हालांकि इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम अगले वीडियो में उसको हम क्लियर कर देंगे।